पर एक किस्सा, एक कहानी शुरू करते हैं जी, कंप्यूटर की मेमोरी यानी कि उसकी याददाश्त से रिलेटेड। हम ह्यूमंस का एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो हो सकता है आपने कल परसों एक मूवी है जो देखी हो, कोई भी मूवी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो आपने ब्रह्मास्त्र देखी हो। तब आपसे आज मैं आकर के पूछूं कि आप उसकी स्टोरी मुझे बता दो, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको 95% तक एक्सप्लेन कर पाएंगे। कुछ कुछ चीज़ें होंगी जो आप भूल चुके होंगे, या हो सकता है आप कुछ भी ना भूले हो, और ऐसा हो सकता है, लेकिन सबके साथ नहीं हो सकता। सब है जो कुछ कुछ भूल सकते हैं, कुछ है जो कुछ नहीं भूल सकते, तो आप मुझे बता दोगे। अब मैंने कहा कि भैया आपने जो बहुत पहले, जैसे कृष का एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपने वो मूवी है जो बहुत पहले देखी, तो मैंने आपको बोला कि अब उससे की मुझे स्टोरी है जो बता दो। अब अगर मैं दोनों में कंपैरिजन करूं, कृष में और इसमें, तो आप मुझे अच्छे तरीके से तो नहीं बता पाएंगे, मतलब दोनों को कंपैरेटिवली जैसे ब्रह्मास्त्र बता पा रहे हैं, क्योंकि ये जो मूवी थी कि आपने बहुत पहले है जो देखी थी। अब उसको एक्सप्लेन उस तरीके से कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमारी याददाश्त टाइम के साथ साथ जो कमजोर होती जाती है ना। तो हम चीज़ें जो ऑफ कोर्स है जो भूल सकते हैं। तो अगर आपने वो चीज़ें बहुत पहले है जो पढ़ी हैं या की हैं, तो वो हम नहीं बता पाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 5th क्लास के अंदर साइंस का पहला चैप्टर कौन सा था, या फिर उसका पहला क्वेश्चन कौन सा था, तो अगर उस टाइम पूछती तो आप बता देते। अब पूछते हैं तो अब आपको याद नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने कल ही पढ़ा हो, जैसे आपका आज पेपर है, आपने कल बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ा हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारे सामने पेपर आ गया और तुम फटाफट से उसको भूल गए। ऐसा बहुत बार होता होगा, बेशक वो तुमने कल या आज सुबह ही क्यों ना पढ़ा हो। तो यानी कि मेमोरी के केस में ऐसा है कि भाई चीज़ें अगर आपने बहुत पहले भी पढ़ी हो या कल परसों भी पढ़ी हो, तो हम उसको पूर्णतया भूल सकते हैं। ऐसा ही कुछ किस्सा हमारे कंप्यूटर के साथ में भी है जो होता है। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, अगर हम इसकी मेमोरी की बात करें तो इसमें भी दो तरीके से ही होती है, कि जहाँ पर एक मेमोरी होती है जिसमें हम जो है डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं। जैसे हमारे माइंड में भी कुछ कुछ डेटा जो परमानेंटली स्टोर है। मैं आपसे कहूँ कि आपका जो कॉलेज का बेस्ट डे, या फिर इसका स्कूल का कोई बेस्ट डे है जो बता दो, या बेस्ट मोमेंट आपकी लाइफ का कौन सा है, तो कुछ चुनिंदा मोमेंट होंगे जो आप हमें बता पाओगे, तो वो परमानेंटली यहाँ पर स्टोर है ना। हाँ, कितने टाइम के लिए स्टोर है ये कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ वो स्टोर है। तो यानी कि परमानेंटली डेटा हमारे अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत है जो मोमेंट्स, यादें जिसको हम कहते हैं ना, तो वो स्टोर रहता है। वैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर भी परमानेंटली भी हम अपने डेटा को स्टोर है जो करके रखते हैं, जब तक हम खुद नहीं चाहते उसको डिलीट करना। अब इसमें एक ऐसी मेमोरी भी होती है जो कह लो कि भाई टेम्पररी बेसिस पर स्टोर करती है डेटा को और फिर भूल जाती है। जैसे वो एग्जाम्पल ले लो, आपका आज पेपर है और आपने कल उसको बड़े अच्छे तरीके से उसको पढ़ा 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 पढ़ा, लेकिन एग्जाम में जैसे आ गया, वो टेम्पररी डेटा स्टोर था और अब आप सब कुछ है जो भूल चुके हो, है ना। तो हमारे कंप्यूटर में भी एक टेम्पररी मेमोरी होती है, एक परमानेंट मेमोरी होती है। तो चलिए इन्हीं मेमोरीज के बारे में है जो बिल्कुल बात करते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी दो तरीके से होती है, एक होती है जी प्राइमरी मेमोरी, एक होती है जी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। अब इसमें जो मेमोरी के अंदर डेटा हमारा परमानेंटली स्टोर रहता है, उसको हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जो कहते हैं, जिसमें हमारे पास में रोम है, जिसमें हमारे पास में सेकेंडरी मेमोरी है। इन दोनों मेमोरीज के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। लेकिन एक मेमोरी ऐसी होती है जिसके अंदर हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, जो कि हमारी होती है रैम मेमोरी। इसीलिए इसको वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है, यानी कि टेम्पररी बेसिस पर इसमें डेटा है जो स्टोर रहता है। इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं, एस रैम हो गया, डी रैम हो गया, इसके भी आगे फर्दर टाइप्स हैं। और इसके तो टाइप्स सेकेंडरी मेमोरी के हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, सीडी, फ्लोपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव वगैरह, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए सेकेंडरी मेमोरी के। ठीक है। तो आज की पूरी क्लास में ना हम ये जो चिट्ठा है ना इसको पढ़ने वाले हैं, सारे के सारी चीज़ों को। और चलिए अब मेमोरी की बात हो रही है तो हम थोड़ा सा ये जानते हैं कि भाई जो हमारे कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है, जो भी प्रोसेस होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, वो किस फॉर्म में होता है। ये तो आपको पता है कि हमारा कंप्यूटर एक ही भाषा को समझता है, दैट इज़ बाइनरी भाषा। तो हम उसी के बारे में यहाँ पर मेमोरी यूनिट के बारे में चीज़ें हैं जो जान। देखिए ये चीज़ तो आपको पता है कि कंप्यूटर की मेमोरी में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी बाइनरी लैंग्वेज के अंदर है। मतलब हमने उसको अपनी भाषा में चीज़ बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। अब वो जो चीज़ें स्टोर करता है अपनी मेमोरी में, वो बाइनरी लैंग्वेज के अंदर करता है। तो हमें इसकी मेमोरी की यूनिट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये किस तरीके से होता है, कैसे होता है काम, सारी चीज़ें। देखिए, यूनिट ऑफ मेमोरी, अ कंप्यूटर सिस्टम यूजेस बाइनरी नंबर्स टू स्टोर एंड प्रोसेस द डेटा। इसके अंदर जितना भी काम होगा या जो भी चीज़ें स्टोर होंगी वो बाइनरी के अंदर ही है जो होंगी। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे हमारे कंप्यूटर के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट के बारे में, तो वो है जी हमारी बिट।
क्योंकि अगर हमने बात करी बाइनरी लैंग्वेज की, एक सेकेंड रुके, अगर हमने बात करी बाइनरी लैंग्वेज की, तो दैट मीन्स मैं या तो बात कर रही हूँ 0 के बारे में या तो बात कर रही हूँ 1 के बारे में। तो अगर मैंने 0 लिखा तो ये क्या है, एक बिट हो गया। मैंने 1 लिखा, ये क्या है, एक बिट हो गया। तो यानी कि ये जो डिजिट्स हैं आपकी 0 और 1, यही हमारी क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बिट। अब देखिए क्या होता है कि अगर 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 हम यहाँ पर इन बिट्स को एक साथ बिठा दें, कि जैसे अगर मैंने ये कुछ ऐसे लिखा है, तो अब ये क्या हो जाएगा, एक पूरा प्रॉपर एक वर्ड है जो हो जाएगा। ठीक है, मतलब इनको मैंने अगर साथ में बिठा दिया, जैसे और भी मैंने है जो लगा दिए, ठीक है, तो इनको साथ में बिठा बिठा करके जो है आपके वर्ड या आपके शब्द हैं जो बनते हैं। अब देखो इनको बिठाने का जो तरीका है या फिर इनको साथ साथ करने का जो तरीका है वो क्या है, या क्या बोलते हैं इसको। देखिए, अगर आपने इन 4 बिट्स को एक साथ टुगेदर, मतलब एक साथ इकट्ठा कर दिया, तो उसको बोलते हैं जी निबल। क्या बोलेंगे, निबल। जैसे कि ये हो गया, जैसे कि अगर मैंने 1001 हो गया, तो ये 4 बिट्स एक साथ हैं, दिस इज कॉल्ड निबल। अब ऐसे ही 2 निबल यानी कि 8 बिट, ध्यान से सुनिए, ये एक निबल हो गया, ये एक निबल हो गया। तो कितने निबल हो गए, 2 निबल हो गए। तो अगर मैं इसको कहूं कि ये बिट्स कितने हैं, आप कहोगे 8 बिट हैं साथ में, 4 और 4। तो इसी को ही हम 1 बाइट है जो बोलते हैं। यही हमारी क्या हो गई, एक सिंगल बाइट हो गई, राइट। तो हम अगर कहें कि भाई अभी तक हमने क्या चीज सीखी है, कि भाई हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी है ना, वो 0-1 में सारी चीजें हैं जो करती हैं, और ये 0-1 क्या है, इनको हम बिट कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही 4 बिट्स को जब हमने साथ में बिठाया या फिर उनको साथ में मिलाया, तो वो हमारा एक निबल हो जाएगा। ऐसे 2 निबल या फिर 8 बिट को साथ में करना इज कॉल्ड अ सिंगल बाइट, राइट। अब ये जो डायग्राम है, ये आपकी एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है। इसको आप बड़े ही गौर से है जो सुनिए। हाँ, 11th क्लास में हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। देखिए 1 के भी है ना जो, वो हमारा 1024 बाइट्स के बराबर होता है। अगर MB की बात करें, यानी कि एक सिंगल MB की, तो वो 1024 KB के बराबर होता है। GB यानी कि गीगाबाइट्स की बात करें तो 1024 MB के करीब होगा। टेराबाइट, 1 टेराबाइट इज इक्वल्स टू 1024 GB। 1 petabyte is equals to 1024 TB, 1 exabyte is equals to 1024 PB, 1 zettabyte is equals to 1024 EB यानी कि exabyte, और yottabyte यानी कि एक yottabyte होती है जी बराबर 1024 zettabyte। ठीक है, तो ये कुछ मेजरमेंट है हमारे जो है इनका यूनिट्स का, डिजिटल डेटा का। तो बिल्कुल आपको ये चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। इतना टफ नहीं है, 2-4 बार आपको इनको टाइम है जो देना है, उसके बाद में ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो यानी कि आपको समझ में आता है कि बिट्स यानी कि 0 और 1, अगर मैं 4 निबल एक साथ, सॉरी 4 बिट्स एक साथ करती तो एक निबल हो जाएगा। 2 निबल या 8 बिट एक साथ हमारा एक क्या कहलाती है, बिल्कुल एक बाइट है जो कहलाती है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और अब हम इस डायग्राम को है जो समझेंगे, जिसके अंदर कंप्यूटर की मेमोरी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक तो जिसमें हम जल्दी चीजें भूल जाते हैं, और एक जो यादें बन करके उन मेमोरी के अंदर है जो स्टोर हो जाता है परमानेंट तरीके से। कुछ कुछ चीजें होते हैं ना हमारे बचपन की जो हम कभी नहीं भूल सकते, है ना। तो वैसे ही हमारी यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर होती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसके अंदर एक बार जो चीज डाल दी तो डाल दी, अब ये भूल नहीं सकती जब तक हम नहीं चाहते कि हम उसको डिलीट ना कर दें। ठीक है, चलिए अब हम इसी के पूरे कंसेप्ट को है इसके अंदर है जो समझते हैं। चलिए अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे, तो उसके अंदर प्राइमरी के अंदर रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम और रैम। ठीक है, रैम एंड रोम, फाइन। अब देखिए सबसे पहले हम रैम की बात है जो कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपने उसको मदरबोर्ड के ऊपर है जो देखा होगा, ये हमारी होती है जी रैम। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बेसिकली कि जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंदर हाल फिलहाल अभी जो करंट के काम है ना, वो सारे यहीं पर है जो चल रहे होते हैं। ठीक है, वो सारे यहीं पर चल रहे होते हैं। इसका जो डायरेक्ट ताल्लुकात होता है ना, वो सीपीयू के साथ में होता है। तो सीपीयू का लेना देना है ना जो इसी के साथ में होगा। अब देखिए इसको बहुत ही डिटेल में समझते हैं।
पहली चीज, ये जो रैम है ना, ये क्या है, वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का सीधा सा मतलब है कि इसमें जितना भी डेटा स्टोर होता है ना, वो टेम्पररी बेसिस पर डेटा है जो स्टोर होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जब तक कंप्यूटर ऑन है, यानी कि इसमें पावर है, बिजली है, तब तक सारा का सारा डेटा इसके अंदर रहेगा। लेकिन जैसे ही लाइट चली गई, सारा डेटा ही गायब हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर है जो ओपन करती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ जो है नंबर्स को जोड़ करके, ठीक है, और ऐसे करके मैंने बड़ी ही एक कैलकुलेशन करके, बहुत बड़ा एक हिसाब है जो निकाला, कितनी सारी कैलकुलेशन हमने कर ली। अब सडनली इसके अंदर से लाइट है जो चली गई, दोबारा जब मैं आऊंगी ये डेटा सारा गायब हो जाएगा, इसको याद ही नहीं रहेगा, याद ही नहीं रहेगा, अपनी मेमोरी से सब कुछ वाइप आउट है जो हो जाएगा, साफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस रैम के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी आपको, ठीक है। इसका फिर यूज क्या है, इसका यूज बिल्कुल ये बहुत फास्ट है। तो ये हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड है ना, उसको इंक्रीज करने के लिए इसका यूज है जो किया जाता है। अब देखिए, इसको हम डिटेल के अंदर समझते हैं। रैम वॉलेटाइल है, इसमें जितना भी डेटा होता है वो टेम्परेरी बेसिस पर स्टोर रहता है। तो जो भी आपके करंट के काम है ना, वो सारे के सारे इसके अंदर है जो होते हैं। तो इसका साइज छोटा होता है, क्योंकि हम जितने बड़े साइज की रैम है जो लेने जाएंगे, क्योंकि आजकल तो हम देखते हैं कि बड़े साइज की रैम है जो आ रही है, लेकिन अगर इसका साइज बहुत बड़ा बड़ा होता गया तो फिर हमारे कंप्यूटर की कॉस्ट भी है वो भी हाई है जो होती जाएगी, ठीक है। अब रैम का यूज जो है कि यानी कि स्पीड इंक्रीज करना, तो हम उतना ही इसका यूज है जो लेते हैं। अब देखिए, अगर ये नहीं होगी हमारे कंप्यूटर के अंदर तो क्या होगा। तो देखो, आपने भी और मैंने भी, यूजुअली हम ऐसा करते हैं कि भाई एक साथ मैं गाने भी सुन रही हूँ अपने कंप्यूटर के ऊपर, एक साथ मैं टाइपिंग भी कर रही हूँ, एक साथ मेरे 4-5 और काम है जो हो रहे हैं, तो फिर भी हमें हाई स्पीड है जो यहाँ पर चाहिए। तो अगर आप ऐसे मल्टीटास्क काम करना चाहते हैं ना, तो फिर रैम का होना यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। नहीं तो फिर स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी, क्योंकि हमारे सीपीयू को जाना पड़ेगा किसके पास में, सेकेंडरी मेमोरी के पास में डेटा को लेने के लिए, क्योंकि वहां डेटा परमानेंटली स्टोर है ना। और वो जो सबसे बड़ी दिक्कत है सेकेंडरी मेमोरी की, कि उसमें डेटा परमानेंटली स्टोर तो हो जाएगा, लेकिन वो जो है वो बहुत ही स्लो है। तो ऐसे में फिर हमारी जो स्पीड है कंप्यूटर की वो बहुत ही स्लो हो जाएगी। तो इसका जो इसके अंदर की बात है कि भाई ये वॉलेटाइल है, इसमें टेम्परेरी बेसिस पर डेटा स्टोर रहता है, और तब तक रहता है जब तक इसके अंदर पावर रहती है। बट एज सुन एज द पावर सप्लाई इज टर्न्ड ऑफ, ऑल द कंटेंट ऑफ रैम इज वाइप आउट, है ना। तो सारा का सारा कंटेंट इसके अंदर से रिमूव हो जाएगा, जैसे अभी कैलकुलेटर वाला किया था। तो कैलकुलेटर से जो भी मैंने इतनी मेहनत से कैलकुलेशन की है वो रिमूव हो जाएगी। मान लो तुम MS पेंट के ऊपर कोई बहुत अच्छा सा एक पिक्चर बना रहे थे, अब जैसे ही उसके बना रहे थे, आपने आधी बनाई और आपने उसको सेव नहीं किया, अब क्या होगा, लाइट चली गई तो आपको वो दोबारा पिक्चर है जो बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो डेटा कहाँ था, रैम के अंदर, बिल्कुल, ठीक है। इट इज यूज टू स्टोर द डेटा ऑन द टेम्पररी बेसिस। जब कंप्यूटर काम कर रहा है ना, तो उस टाइम पर क्या कर रही है ये, कि उस डेटा को टेम्पररी बेसिस पर स्टोर कर देगी, ताकि सीपीयू की स्पीड है जो स्लो हो जाए, सॉरी फास्ट हो जाए। तो ये क्या करेगी कि अपने अंदर जो भी डेटा होगा ना, फटाफट से सीपीयू को ला करके देगी। मतलब सीपीयू जो भी काम करेगा ना, डेटा को एक्सेस करने वाला या लेने वाला, वो सारा रैम के थ्रू ही है जो करेगा, क्योंकि बहुत ही फास्टली काम करती है, ठीक है। सो वेन एवर द कंप्यूटर इज स्टार्टेड और software application, yes, application software is launched, the required program and the data are loaded into the RAM for processing। देखिए, जैसे ही आपने कभी कभी देखो, आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा कि जैसे हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, तो शुरू शुरू में हम जो भी जिस भी फोल्डर पर क्लिक करना या जो भी हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, तो उसमें बड़ा टाइम सा लगता है ना। लेकिन जैसे जैसे हमारा कंप्यूटर है जो ऑन होकर के एक जो है नॉर्मल स्टेज में आता है, यानी कि बूट होने के बाद में थोड़ी सी देर के बाद में, जैसे हम 4-5 चीज़ों को क्लिक करते हैं, तो कंप्यूटर हमारा फास्टली काम करने लग जाता है। ऐसा होता है कि जैसे हमने अपने कंप्यूटर को ऑन किया, तो अब क्या है, रैम टोटली खाली है। तो अब सीपीयू को ना किसके पास जाना पड़ रहा है, हार्ड डिस्क के पास जाना पड़ रहा है डेटा को लेने के लिए। तो जितनी देर में वो हार्ड डिस्क के पास जा रहा है ना, इतनी देर में रैम क्या करती है, अपने पास में डेटा सारा रख लेती है, ठीक है, जो जो सीपीयू को चाहिए होता है अब, मतलब हाल फिलहाल के अंदर। तो अब सीपीयू क्या करेगा, अब अगली बार से डेटा हार्ड डिस्क से नहीं, अगली बार से डेटा किससे लेगा, रैम से लेगा। तो अब इसी वजह से उसकी स्पीड है जो बाद में थोड़ी देर बाद इंक्रीज होने लगती है, ठीक है, क्योंकि शुरू शुरू में क्योंकि रैम खाली है,
ठीक है। और रैम क्या करेगी, फिर जाकर के जितने भी सॉफ्टवेयर है या सब कुछ है उनको अपने अंदर लोड कर लेगी ताकि सीपीयू को कोई दिक्कत ना हो। ओके, अब कहता है कि रैम इज यूजुअली रेफर टू एज मेन मेमोरी के नाम से हम इसको जानते हैं। ये बहुत ही फास्ट है, ठीक है। अब इसमें डेटा हम परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये फास्ट है और सीपीयू के सबसे पास की मेमोरी है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मेमोरी सीपीयू के सबसे पास की होगी ना, वो उसका साइज सबसे छोटा होगा, बट वो सबसे एक्सपेंसिव होगी, ठीक है। सीपीयू से दूर की यानी कि हमारी कौन सी मेमोरी है जी, हार्ड डिस्क, वो सबसे ज़्यादा जो है उसके अंदर डेटा हम स्टोर कर सकते हैं परमानेंटली, लेकिन उसकी स्पीड बहुत स्लो होगी। अब ये पास और दूर मैंने क्या बोला, इसको अभी मैं समझाती हूँ। होता क्या है कि हमारा सीपीयू आता है, फिर हमारे पास में हमारी रैम होती है और हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। अभी जो मैंने चीज़ें आपको बताई ना, इसको यहाँ पर आपको समझाते हैं कि देखिए, हमने कंप्यूटर ऑन है जो किया, ठीक है। अब हमारा जो डेटा है ना हमारी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर है, ठीक है। और मुझे मान लीजिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए ओपन करनी है और इधर मैं गाने भी है जो सुनना चाहती हूँ, तो मैं यूट्यूब से सुनना चाहती हूँ, मैं ब्राउज़र ओपन कर रही हूँ और वो थोड़ा सा टाइम लेगा एज कंपैरिजन मुकाबले। अगर धीरे धीरे हम कंप्यूटर पर काम और मतलब स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट का मतलब है कि कुछ देर के बाद में, वही टाइम है जो बहुत कम लगेगा क्योंकि उस टाइम तक डेटा रैम में आ चुका होगा। अब हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास हमारा जो है गूगल क्रोम या फिर मेरा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो इसमें पड़ी है। तो अब ये खाली है बिल्कुल, तो अब सीपीयू क्या करेगा, इसके पास जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से उठाएगा क्या, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, हमारा जो ब्राउजर है जो मैंने गूगल क्रोम है, दोनों को जितनी देर में ये इससे ले रहा है ना, उतनी देर में ये दोनों प्रोग्राम्स को अपने अंदर लोड कर लेगी, ठीक है। अब साथ साथ मान लीजिए मेरे को याद आता है कि मुझे एक पीडीएफ भी है जो चाहिए, तो मैं यहाँ से पीडीएफ लूंगी, लेकिन क्या करेगा ये, तब तक में वो पीडीएफ भी अपने अंदर लोड है जो कर लेगा। अब गाने भी चल रहे हैं, पीडीएफ भी ओपन है और प्रेजेंटेशन भी ओपन है, तो ये तीनों चीजें जो करंट में चल रही हैं या जिससे सीपीयू को काम है, वो तीनों अपने अंदर लोड हो चुकी हैं, ठीक है, जितनी देर में इसने यहाँ से डेटा को एक्सेस किया। अब अगली बार जब हमारे सीपीयू को चाहिए होगा यही डेटा, क्योंकि बार बार चाहिए होगा प्रोसेस करने के लिए, तो वो बजाय सेकेंडरी मेमोरी के वो इससे है जो उठाएगा। तो अब ये क्या है, ये बहुत ही फास्ट है। अब इसमें बहुत सारा डेटा है, ये क्या है, ये बहुत ही स्लो है एज कंपैरिजन हमारी प्राइमरी मेमोरी के यानी कि हमारी रैम के। इसमें डेटा परमानेंट स्टोर हो रहा है लेकिन स्लो काम कर रही है। अब ऐसा देखो कि यार, आप मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कोई जो है फैक्ट्री है, उन्होंने करोड़ों की जो है पैसा लगा करके एक ऐसी मशीन खरीदी कि जो 5 मिनट में खिलौने बना देती, खिलौनों वाली कोई मशीन खरीदी, ठीक है। अब वो कंपनी में उन्होंने इतने करोड़ों का पैसा लगा करके उस मशीन को खरीदा, लेकिन वो जो खिलौने हैं वो बनाने के लिए मान लो कोई लकड़ी आ रही है या कोई भी ऐसा सामान आ रहा है, तो ट्रक हैं जो भर भर के जा रहे हैं उस सामान को लाने के लिए। अब ट्रक हैं, उनको 7-7 दिन लग रहे हैं, ठीक है, 7-7 दिन है जो लग रहे हैं उस सामान को यहाँ तक पहुंचाने में। अब जितनी देर में ये ट्रक चलेंगे नहीं, उतनी देर में वो खिलौने बना करके बंद कर देगी। तो अब आप ओवरऑल स्पीड देखो, ओवरऑल स्पीड तो स्लो ही हुई ना यहाँ पर। वही चीज सीपीयू, तुमने बहुत अच्छा पैसा खर्च करके क्या किया, एक प्रोसेसर जो है खरीदा, बहुत अच्छे से आपने पैसे वैसे लगाए, लेकिन अब आप रैम को अगर यहाँ से स्किप कर दोगे तो यहाँ ओवरऑल स्पीड क्या होगी, बिल्कुल स्लो होगी। तो हम अगर साथ साथ गाने भी सुनना चाहते हैं, साथ साथ मैं जो है कुछ और काम भी करना चाहती हूँ, 4-5 काम साथ साथ, तो वो चीज़ें फिर नहीं हो पाएंगी। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि सीपीयू को बार बार इसके पास जाना पड़ेगा और उन चीज़ों को एक्सेस है जो करना पड़ेगा, ठीक है। तो रैम यहाँ पर क्या कर रही है, वो कहती है मैं डेटा परमानेंट तो स्टोर नहीं करूंगी क्योंकि इसका साइज ही उतना होता है, हम इसमें डेटा स्टोर नहीं कर सकते। अब ये क्या करेगी, डेटा जो भी हम इसके अंदर मतलब जो भी सीपीयू को फ्रिक्वेंटली चाहिए होगा ना, ये यहाँ से ला करके अपने पास रख लेगी और क्या करेगी, यहीं से डेटा एक्सेस करती जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हो कि भाई एक हमारे पानी की टंकी का एग्जाम्पल ले सकते हो। बहुत ही बड़ा टैंक है हमारे घर में, ठीक है, बहुत उसमें जो है मतलब आप कह लो कि जमीन में खुदवाया हुआ टैंक है, और एक हमारे पास में छोटी बाल्टी है, ठीक है, या फिर छोटी जो है एक छोटी सी टंकी और है, ठीक है। तो अब हमें है जो रोज पानी चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, हम बजाय कि एक एक बाल्टी यहाँ से पानी लेकर के आएंगे, नहीं, हम क्या करेंगे, वो छोटे वाली से ले आएंगे, है ना, वो छोटे वाली से फटाफट उस बाल्टी से निकाला पानी और अपना काम है जो कर लिया। अब आप खुद देखो स्पीड कितनी हो रही है ना। या फिर कह लो कि ये जो बड़ा सा टैंक है, ये जो बड़ा सा टैंक है, इस पे मैंने टैब लगा दिया और नीचे बाल्टी रख दी। अब मैं क्या करूंगी, बजाय कि मैं इस से अंदर से इसका पानी निकालने के, इतनी बड़ी हमारी जो हार्ड डिस्क है या फिर इतनी बड़ी जो टंकी है वहां से निकालने के, तो मैं क्या करूंगी, इसने पानी पहले से यहाँ स्टोर करके रखा हुआ है,
ठीक है, जो मुझे चाहिए। तो जैसे मुझे चाहिए होगा पानी, ये यहाँ पानी आ जाएगा और क्या होगा, मैं इसको यूज कर लूंगी, है ना। तो ये एग्जाम्पल है जो आप समझ सकते हो। तो अब बजाय मुझे इतनी टंकी से रोज पानी उठा करके लाना लाना लाना, इसके बजाय क्या होगा, ये जो है छोटी बाल्टी भर जाएगी, मैं अपना काम कर लूंगी। फास्टली होगा काम कि नहीं, बिल्कुल होगा फास्टली। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल सोच सकते हो। अब देखिए हमारी जो रैम है ना, उसके भी फर्दर दो टाइप है, एस रैम है और एक डी रैम है इसके अंदर। एस का मतलब है स्टैटिक रैम। ठीक है, स्टैटिक का मतलब है कि इसमें जो भी डेटा एक बार आ गया ना, वो रिमूव नहीं होगा। कहने का मतलब है कि डी रैम में क्या होता है कि ये बार बार अपने आप को रिफ्रेश करती है, डायनामिक। ठीक है, रिफ्रेश का मतलब है कि जो भी इसके अंदर डेटा है ना, कुछ कुछ टाइम बाद भी अपने आप को खाली करती रहती है। ठीक है, अब ऐसे में ये चीज क्रिएट हो सकती है कि मान लो आपके पास में डी रैम है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें सारे जो है डेटा को लोड किया। अब सीपीयू को मान लीजिए कोई डेटा चाहिए, इतने में ये जो डी रैम है वो क्या हो गई, इसने अपने आप को रिफ्रेश कर दिया। अब सीपीयू तो इसके पास डेटा लेने गया लेकिन इसको मिला नहीं, अब ये यहाँ से डेटा लोड करेगा। तो ये वर्स्ट केस नहीं हो गया कि क्या होगा, अब यहाँ पर स्पीड है जो स्लो होगी। लेकिन यहीं पर अगर ये स्टैटिक होती तो स्टैटिक को अपने आप को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक बार जो लोड हो गया सो लोड हो गया। तो हम यहीं से एक्सेस है जो करते रहेंगे, या फिर सीपीयू यहीं से एक्सेस है जो करता रहेगा। तो इसीलिए हम यूजुअली जो आजकल खरीदते हैं या होती है वो हमारी स्टैटिक रैम्स होती हैं। तो इसीलिए एक्सपेंसिव होती है क्योंकि ये फास्टली काम करती है। बट बजाय अगर हम इसकी बात करें डी रैम की, तो ये डायनेमिक रैम है, इसको रिफ्रेश होने की जरूरत पड़ती है, ये स्लो है और इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। अब बात करते हैं नॉन वॉलेटाइल हमारी मेमोरी की। ये है जी हमारी रोम। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। ये कहती है कि डेटा को सिर्फ रीड है जो तुम मुझसे करो। अब इसमें क्या होता है कि क्रूशियल जितने भी काम होते हैं ना हमारे कंप्यूटर के, जैसे कि अगर हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जितनी भी बूटिंग वाली प्रोसेस होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना, ये सारी चीजें वो इसी के थ्रू है जो होती है। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो भी चीजें स्टोर होती है ना, जैसे हम कंपनी से इसको कंप्यूटर को ले, लैपटॉप को खरीद के लाए, तो उसमें विंडो हमारी सब इंस्टॉल्ड रहती है, कुछ कुछ डेटा हमारा परमानेंटली उसमें स्टोर होता है पहले से ही। तो वो कैसे होता है, तो वो कंपनी वाले जो होते हैं वो इस रोम के अंदर उस डेटा को पहले से स्टोर करके है जो रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि हम इसको कभी बदल नहीं सकते, हमारा कोई बस नहीं चलेगा कि मैं इसमें कोई जो है डेटा डाल करके उसको डिलीट कर दो, वो परमानेंट ही स्टोर रहेगा। तो जैसे ही हम अपने कंप्यूटर का मैंने पावर बटन ऑन किया, तो बूटिंग के जितने भी काम है वो सारे के सारे इसी के थ्रू है। मतलब जागेगा कौन सबसे पहले, ये। ठीक है, तो बूटिंग प्रोसेस सारी की सारी जो है इसके थ्रू होंगी, फिर बाद में वो काम धीरे धीरे है जो जो लोड होकर के रैम के अंदर आ जाएगा। तो जिससे सीपीयू है जो डायरेक्टली रैम से एक्सेस करता रहेगा चीजें, राइट। तो कहने का मतलब है कि जितना भी कंटेंट है मतलब इसके अंदर का, वो कभी भी डिलीट नहीं होता है। एक सेकेंड, वो कभी भी डिलीट नहीं होता है। इट मीन्स इट्स कंटेंट आर नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। पावर टर्न्ड ऑफ है तो क्योंकि आप अगर आपने अपना लैपटॉप ऑफ कर दिया, ऑन करोगे दोबारा तो बिल्कुल चलेगा, क्योंकि अब बूटिंग वाला जो काम हो रहा है वो कहाँ से लोड हो रहा है, रोम से लोड हो रहा है। ठीक है, और कहता है कि इट इज यूज्ड एज ए स्मॉल बट फास्टर परमानेंट स्टोरेज फॉर द कंटेंट which are rarely changed. Store crucial information essential to operate the system like the program essential to boot the computer. जो कंप्यूटर को चलने में सहायता प्रदान करते हैं वो वाली सारी की सारी जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन है जो कंप्यूटर की रनिंग बूटिंग में इंपॉर्टेंट है, वो सारा डेटा यहाँ पर हमारी रीड ओनली मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। अब इसको चेंज तो नहीं किया जा सकता इसके अंदर का डेटा। इसके अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि पी रोम है, इसकी फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल read only memory. It can be programmed by user. Once programmed, the data and instructions in it cannot be changed because it is only one time can program. एक बार जो प्रोग्राम हो गया इसके अंदर, that's it, फिर कभी चेंज नहीं हो सकता। अब आता है जी ईपी रोम। ईपी रोम के अंदर क्या होता है कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर हम चाहें तो हम इसमें डेटा इरेज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अल्ट्रा वायलेट लाइट्स का यूज करके सारा डेटा रिमूव कर दिया जाता है। मान लो ये आपकी डिस्क है, ठीक है, अब इसके अंदर कुछ डेटा यहाँ है, कुछ डेटा यहाँ है, तो आपको अगर मान लो ये डेटा को रिमूव करना है ना, इसको लेकिन ये क्या करेगा, ईपी रोम ये क्या करेगा, आपका अल्ट्रा वायलेट से सारे डेटा को रिमूव कर देगा। मतलब आपकी पूरी की पूरी जो इरेज हो जाएगी, कौन, आपकी रोम। तो कहता है कि इरेज ऑल द प्रीवियस डेटा टेक्स टू मच टाइम इन इरेजिंग, क्योंकि आपको डिलीट मान लो इतना सा करना था, लेकिन ये सारा डिलीट करेगा तो इसलिए क्या लग जाएगा, बहुत सारा टाइम लगेगा डिलीट करने में।
अब आता है जी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इसमें एक एक्स्ट्रा ई और जोड़ दिया गया। अब ये कहता है कि इसमें अल्ट्रा वायलेट जो लाइट्स है ना, उसके थ्रू इसको रिमूव, इसके अंदर से डेटा कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि जैसे आपको अगर इतने सारे डेटा के अंदर से इस पार्ट को ही डिलीट करना है ना, तो ये सिर्फ उतने पार्ट को ही डिलीट करेगा, और इसमें टाइम भी है, इसलिए क्या लगेगा, कम लगेगा। तो जो पोर्शन डिलीट करने वाला है वही पोर्शन डिलीट होगा, नहीं तो नहीं। बाकी आपके पास में EEP रोम, फ्लैश EEP रोम, ठीक है, इसमें डिलीशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, और इसको सर्च करोगे तो आपको मास्क रोम वगैरह भी दिखेगी। इट्स नॉट फॉर यूजर, डेटा इज इनबिल्ट, बहुत सारे आपको आगे टाइप, बट मेन हमारे पास में पी रोम, EP रोम, EEP रोम आपके पास में है। अब कैश मेमोरी की बात करते हैं। देखिए कैश मेमोरी कुछ ऐसा होता है कि हमारी रैम है जो बहुत फास्ट काम करती है, ठीक है। ऐसा है कि भाई ऐसा कुछ होता है, अगर हम देखें तो येलो ही है ना, हाँ, ये हमारी हार्ड डिस्क थी, ये हमारी रैम थी, ये हमारा प्रोसेसर था। अब क्या हो रहा था कि जो काम इसको चाहिए होते थे, तो फर्स्ट टाइम ये इससे लोड करने गया, इतनी देर में वो सारे काम इसने अपने पास में लोड कर लिए, ठीक है। अब CPU की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो इससे बार बार लेता जाएगा, और ये इससे लेती जाएगी डेटा, ठीक है। अब क्या होगा कि इससे क्या होगा, CPU की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक और चीज ले आए बीच में, ठीक है, बीच में एक और चीज लिया है जो कि कैश मेमोरी है, जो कि सबसे साइज में छोटी होती है, MBs के अंदर इसका साइज है जो होता है, क्योंकि बहुत महंगी होती है। अब ये सारी मेमोरी के अंदर से सबसे सुपर फास्ट है। ये क्या करेगी, मतलब हमारा डेटा है जो लोड कराने में हमारी मदद करेगी। यानी कि CPU क्या करेगा, CPU को जो जल्दी जल्दी चीज डेटा चाहिए होगा ना, तो ये यहाँ से एक्सेस कर लेगा। मतलब अब ये यहाँ से आते आते यहाँ इस तरीके से आपका डेटा है जो आएगा CPU के अंदर। तो इसका यूज भी क्या है, और हमारे प्रोसेसर की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए होता है। वैसे CPU में रजिस्टर्स भी होते हैं जो उससे भी ज़्यादा फास्ट काम करते हैं, ठीक है, लेकिन रजिस्टर्स का जो मैटर है वो आपके पास है नहीं। तो कैश मेमोरी से आप क्या समझे, कैश मेमोरी, रैम इज़ फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज बट नॉट एज फास्ट एज कंप्यूटर, क्योंकि सबसे फास्ट तो आपका प्रोसेसर है। अब उसके साथ कंपैटिबिलिटी बिठाने के लिए आप कैश मेमोरी का यूज़ है जो कर रहे हो। When the CPU needs to access memory, it first examine the cache. पहले वो कैश के पास जाएगा कि है कि नहीं है। इन केस द रिक्वायरमेंट इज मीट, अगर उसको मिल गया उसका डेटा तो बिल्कुल वो वहां से रीड करके काम है जो कर लेगा, अदरवाइज वो प्राइमरी के पास है जो जाएगा, ठीक है। तो इसका कुछ डायग्राम अगर हम देखें तो कुछ ऐसे रहता है। हमारे प्रोसेसर के अंदर होते हैं जी रजिस्टर्स, ये उससे भी फास्ट है जो काम करते हैं। तो क्या होगा, प्रोसेसर क्या करेगा, अब मतलब हमारा जो करंट का काम है वो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूट यहाँ पर हो रहा है। अब इसको जरूरत पड़ रही है ना, तो ये क्या करेगा, कैश यहाँ पर एक मददगार साबित हो रहा है कि वहां से डेटा फटाफट एक्सेस करके इसको दे रहा है, ठीक है। जैसे कि वो पानी की टंकी का एग्जाम्पल ले लो, क्या बड़ी सी पानी की टंकी थी, यहाँ पर आपकी एक बाल्टी थी, उसमें पानी आ रहा था, ठीक है। अब इधर आप मग्गा ले रहे हो, एक उस मग से क्या कर रहे हो, पानी ले रहे हो। तो ये मग है ना, जो ये मग वाला काम कौन कर रही है, हमारी कैश मेमोरी है जो कर रही है, और ये जो बाल्टी वाला काम है वो हमारी रैम कर रही है। ये हमारी बड़ी सी जो टंकी है वो हमारी हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है। तो ऐसे जो आपकी प्रोसेस है जो बीच में होती है, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफर जो है बहुत ही फास्ट है जो कैश के थ्रू है जो हो जाता है। एंड अब आते हैं जी हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। देखिए अब हमने बहुत फायदे और बहुत गुणगान गा लिए किसके, रैम के। हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी है भाई, अब ऐसा तो नहीं है कि आपको स्पीड से ही काम चलाना है, आपको कुछ डेटा है जो परमानेंट भी तो स्टोर करना है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर सबसे बड़ा जो आपको मिलता है कि भाई इसके अंदर क्या होता है कि प्राइमरी मेमोरी हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड इज़ वॉलेटाइल। ना तो डेटा इसमें हमारा परमानेंटली स्टोर हो सकता है, और इसमें जो साइज़ है ना इसका वो भी बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि ये दोनों महंगी है। कैश की बात कर लो, ये भी नॉन वॉलेटाइल है, सॉरी ये भी वॉलेटाइल है, और रैम की बात कर लो, ये तो वॉलेटाइल है ना, दोनों की दोनों। अब इनका जो साइज़ है वो बहुत कम होता है, स्पीड बहुत हाई होती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है। अगर आप इनकी स्पीड बढ़ाना भी चाहो तो, कैश की अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहो तो आपका कंप्यूटर लाखों से ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसका जो है इसका साइज़ है जो छोटा कम ही है जो होता है। अब देखो प्राइमरी मेमोरी में ये वाली लिमिटेशंस थी। अब हमें डेटा को परमानेंटली स्टोर भी तो करना है ना कहीं ना कहीं। परमानेंट स्टोर के लिए हमारे पास में हम बल्क में डेटा, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यहाँ पर स्टोर करते हैं। कहाँ पर, हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर।
सेकेंडरी मेमोरी हम इसको एक्सटर्नली भी जोड़ सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अभी हार्ड डिस्क जो है एक्सटर्नल हम लगा करके उसमें डेटा, जैसे पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, ये सारे के सारे, ठीक है। और इसमें आपका डेटा है जो चला गया, तो अगर आप खुद नहीं चाहते जब तक, तो वो डिलीट नहीं हो सकता। अब देखो इसमें क्या है, इसमें आपका डेटा परमानेंटली स्टोर होगा, ये सबसे बड़ा फायदा है, और ये पोर्टेबल भी है। आपके टीचर ने कहा चलो 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 प्रोजेक्ट बना करके लाओ, 2 अक्टूबर आ रहा है, महात्मा गांधी जी के ऊपर आप एक पीपीटी बना करके लाओ। तब आप क्या करोगे, घर पे अगर आपने उसको बनाया है तो आप उसको पेन ड्राइव से अपने टीचर को या सीडी से दिखाओगे, तो एक जगह से दूसरी जगह पर हम अपने डेटा को ला सकते हैं, ठीक है। ओके, अब ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपके हार्ड डिस्क हो गया, आपके जो है पेन ड्राइव, सीडी, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपकी परमानेंट स्टोरेज के। स्टोरेज डिवाइसेस जैसे मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और फ्लैश मेमोरी। देखिए मैग्नेटिक के अंदर आपकी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क आजकल चलती नहीं है, फिर भी ये वाला आप इसको देख सकते हो, पतली सी इसमें होती है एक जो है आपकी हार्ड डिस्क, ठीक है। ये हमारी इस हार्ड डिस्क में फ्लॉपी डिस्क होती है जो बहुत ही पतली सी होती है। कभी आपके स्कूल में इसके आप देख लेना, अगर आपको मिल जाए कहीं इसके मतलब पुराने तत्व वो पड़े होंगे, क्योंकि आजकल ये बिल्कुल नहीं चलती है। हार्ड डिस्क आपने देखा होगा। फिर ये आपकी मैग्नेटिक टेप है, ये भी पुराने टाइम में है जो चलती थी, तो ये आपकी मैग्नेटिक टेप्स के अंदर है जो आ जाती है। फिर आता है जी ऑप्टिकल, यानी कि राउंड राउंड के अंदर आपके पास सीडी है, ब्लू रे है, डीवीडी है, इनका हम यूज है जो करते हैं। फिर हम फ्लैश मेमोरीज की बात करेंगे तो मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गई, तो ये सारे इसके अंदर हैं जो बेसिकली आ जाते हैं। सो ये हमारा पूरा कंसेप्ट था किसका, मेमोरी का। एंड आई होप आप बच्चों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड इस लेक्चर सीरीज़ को पूरा दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करोगे हम उतनी ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा जल्दी है कैश मेमोरी और रैम मेमोरी की तरह जल्दी जल्दी है जो करेंगे। तो चलिए फिर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।